गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपने क्लास की। हर दिन की तरह वर्ड्स ऑफ द डे से हमारी शुरुआत होगी और आज का पहला वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग PUPIL, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखेंगे प्यूपल है ना। अब कहेंगे कि प्यूपल सर कैसे, प्यूपिल होना चाहिए। भैया इंग्लिश है, इसमें होना चाहिए वाली बात नहीं है ना। कन्फ्यूज़न हो तो दो काम आप कीजिए। पहला, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कीजिए प्रोनाउंसिएशन। दूसरा, किसने कह दिया कि आई से ई होता है? होता ई भी होता है, बट ओनली ई होता है। नो, दिस इज़ नॉट फेयर। उदाहरण पे आ जाऊँ, SIR क्या बोलते हैं आप लोग? सिर किया सर? नेचुरल सी बात है सर। कहाँ वहाँ पे सिर हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं है। एक आई से ओ भी होता है, ओ भी होता है, बहुत प्रकार के ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिमाग से, यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों को शुरू में जो क के से क, के से ख, ये जो सिखा दिया जाता है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। ऐसा नहीं, इंग्लिश है यहाँ पर, ये हमारी अपनी भाषा नहीं है कि हम ह्रस्व कार डालेंगे तो ई ही होगा, दीर्घिकार डालेंगे तो ई ही होगा, है ना, ऊ डालेंगे तो ऊ ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्यूपल है। प्यूपल मीन्स एक तो होता है शिष्य, विद्यार्थी या चेला, एज ए स्टूडेंट कह लीजिए, है ना। और दूसरा आँख की पुतली, आँखों के अंदर होता है प्यूपल। आप लोग वैसे साइंस में पढ़े होंगे। चलिए अगला है, ये भी उसी प्रकार से पपिट है। पपिट मीन्स कठपुतली। कठपुतली आप लोग जानते होंगे, वो राजस्थान की मेन ये कला है। किसी किसी फिल्मों में आपने टीवी पर देखा होगा। वो एक व्यक्ति होता है जो अपने दसों उंगलियों में वो धागा उसका रखा रहता है, उसके हाथ पाँव का बजाता, वो बोलेगा या गाएगा, उस हिसाब से उसको एक्शन करवाता है कठपुतली। उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए कोशिश करूंगा मैं स्क्रीन पर आपको उसका पिक्चर भी दे देने का। आगे आ जाइए, ये है ओनर। ऑनर नहीं पढ़ेंगे, ओनर प्रोनाउंसिएशन होता है मालिक या स्वामी। जैसे इस गाड़ी का ओनर कौन है, इसका ओनर कौन है। इसी प्रकार से पाइयस, पाइयस धर्मपरायण या भक्त। गांधी जी पर, महात्मा गांधी पर ऐसे पढ़ते होंगे तो उनकी माँ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो जो है वो पुतली बाई वाजे पाइयस लेडी, है ना। ये शब्द आपको आएगा। जरा अगला ट्रिपल स्टार वाला वर्ड है गोइंग। कहेंगे सर ये कौन सा है? गोइंग माने जा रहा है। अरे नहीं भैया, वो होता है, फिर स्टार देने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग नाउन के रूप में एक तो चाल होता है, हालांकि चाल की इंग्लिश और एक और होती है, मैं बता दूं आपको, वो भी बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि मैं लिखवा दूंगा, नहीं हुआ तो GIAT, गेट। गेट मीन्स चाल। गो का नाउन फॉर्म है गेट। गेट मीन्स चाल होता है, ठीक है। यहाँ गोइंग का मतलब है जीवन यात्रा, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा था कल परसों ही एक ऑनलाइन क्लास, तो उसमें गोइंग शब्द का प्रयोग था, है ना, कि उसका हिज गोइंग वॉज, है ना, ऐसे करके जो है उसका गोइंग वॉज नॉट वेल, है ना, उसके जीवन जो है यात्रा बहुत अच्छी नहीं थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का वर्ड्स ऑफ द डे समाप्त हो गया। बढ़ते हैं आगे और अगला एज यूजुअल हमारा चल रहा है, एक दिन का और बच गया है। एडजेक्टिव्स से रिलेटेड, एडजेक्टिव्स हमने पढ़ा था तो उससे रिलेटेड अभी चल ही रहा है। ये बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 12 है आपका, ठीक है। तो इसमें कह रहा है एनसर्किल ऑल द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। केवल एनसर्किल करना है, लेकिन मैं एनसर्किल नहीं करूँगा, मैं करूँगा अंडरलाइन। दूसरी बात कि मैं जो है वो इसमें काइंड्स को भी डिस्कशन करूंगा। हालांकि आपके पास गया होगा ये होमवर्क तो कल शाम को, तो आपने अपना जैसे भी बनाया, बट एक बार रिवाइज हो जाएगा। यदि आपने काइंड्स बना लिया तो अच्छी बात, नहीं तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले में एक है दीज। दीज जो है वो आपको पता है, दिस दैट दीज दोज। यदि किसी नाउन के पहले आ जाए, है ना, या प्रोनाउन के पहले आ जाए तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव। और इसके अलावा इसमें दूसरा एडजेक्टिव भी है ओल्ड। ओल्ड आपको मालूम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, क्योंकि ये अकेला भी आ सकता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और किसी नाउन प्रोनाउन के पहले भी। बाकी सभी नौ के नौ जो है वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आते हैं। इसके अलावा अगला है आपका ब्यूटीफुल। ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ है, क्वालिटी है, यानी गुणवाचक विशेषण है। अगले में ईच है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा सम है जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना। यहाँ पर वाटर न गिनने वाले के पहले लगा है। यहाँ ईच 4 में नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर केवल और केवल 6 है। ये तो 6 से गिनती का बोध होता है, इसलिए निश्चित रूप से यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे है फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। इसमें फ्यू हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। इसके अलावा कोल्ड जो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, है ना। क्वालिटी गर्म ठंडा, इस आधार पर। चलिए इसके अलावा जो है आपको 6th नंबर में है फर्स्ट, 1 2 3, और उससे बना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इसके अलावा सेवरल हो जाएगा, सेवरल आपको हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
अगला है ऑल हो जाएगा, ऑल के बाद वर्क, चूँकि नाउन है इसलिए वर्क वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। यहाँ नाउन है कैसे पता चला, उसके पहले कुछ है, अदरवाइज ये वर्ब के रूप में होता तो फिर यहाँ पर इसके पहले ये इज़ वगैरह कुछ इज़ वर्किंग वगैरह लगा रहता, तो ये नाउन है, नाउन के पहले आया। चूँकि अब वर्क नहीं गिन सकते इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी है। अगला है आपको 8 नंबर में वाट हो जाएगा, वाट टाइम के पहले है ना, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर वाट, ये तो वाट कहने की बात नहीं है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार एवरी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो एडजेक्टिव है। इसके अलावा हिज भी है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, ये तो रटंत विद्या है। फिर अगले में आपको लास्ट में है विच भी आपको एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इस प्रकार से हमारा समाप्त हुआ। एक दिन का और रहेगा, उसके बाद हम लोग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन जाएंगे, उसको आपको बनाना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला हमारा अभी जो वर्ब चल रहा है उसी से रिलेटेड है, और आज पढ़ना है क्या, ज़रा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। मेन वर्ब, एक्चुअली मैंने उस दिन बताया था वर्ब का के बारे में बता रहा था, प्रिंसिपल वर्ब के, तो मैं बता रहा था उसी से रिलेटेड, ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है, भी नॉट कि उसी को कहा जाता है, मेन वर्ब भी कहा जाता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब आए, चाहे वो प्रिंसिपल हो या हेल्पिंग वर्ब हो, आए तो वही मेन वर्ब कहलाएगा। यानी मेन वर्ब के लिए जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एक बात और है कि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स ये के रहने पर केवल लास्ट वाला वर्ब ही मेन वर्ब कहलाएगा, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे, ठीक है। समझने के लिए आपको एग्जाम्पल से बेटर रहेगा, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर होगा। नहीं क्लियर हो तो आप फिर कमेंट करना, लेकिन मैं 99.99% बोल रहा हूँ कि आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला है आई गो, क्या देखा आपने, इसमें कितने वर्ब हैं, एक है। कौन सा वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब, जिसका B1 B2 B3 होता है वो प्रिंसिपल वर्ब होता है, मैंने बताया। तो निश्चित रूप से एक वर्ब है, वो भी प्रिंसिपल वर्ब है, इसलिए ये मेन वर्ब है। अगले में देखिए आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, केवल एक वर्ब है एम, और ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन चूंकि एक ही है इसलिए एम भी मेन वर्ब होगा, ये पहला रूल में था। अब दूसरे का मैं फिर से दूसरे को एक बार रिपीट कर देता हूँ। दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि यदि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स के रहने पर केवल लास्ट वाला वर्ब ही मेन वर्ब कहलाएगा, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। ज़रा देखिए इसमें 3 नंबर में, 3 नंबर में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर है आई हैव बीन गोइंग, यहाँ 3 वर्ब है, एक हैव हेल्पिंग वर्ब जो होता है, बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, गोइंग जो है वो प्रिंसिपल वर्ब होता है। तो अब क्या है कि जब एक से अधिक रहे तब तो ये प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब वो मेन वर्ब ही कहलाएगा। जब प्रिंसिपल वर्ब रहे तो मेन वर्ब वही कहलाएगा। इसके अलावा लेकिन आपने देखा कि दो हेल्पिंग वर्ब आया है ना, तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब ही रहेंगे, लेकिन वो रूल जो मैंने बताया वो वाला अगले में आपको काम आएगा। क्या, आई हैव बीन ए स्टूडेंट, यहाँ पर कितने वर्ब हैं, 2 हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब है, वो जो सेकंड रूल बताया। अब क्या हुआ कि जब दोनों हेल्पिंग वर्ब रहेंगे तो केवल लास्ट वाला यानी बीन जो होगा वो मेन वर्ब होगा, और पहले वाला हेल्प जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। समझ गए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, और उससे नहीं तो चलिए एक एग्जाम्पल और आपको चर्चा कर लेता हूँ मैं। मान लीजिए हेल्पर है घर में और मालिक है घर में, मालिक माने मेन मान लो, हेल्पर माने हेल्पिंग वर्ब मान लो। घर का मालिक है आई गो, ये है ही तो भैया, ये तो मेन वर्ब है। कोई काम यदि होगा आपको उस किसी घर में, वहाँ का जो मालिक हो आप उससे काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए उस घर में अब कोई नहीं, केवल नौकर हो, आपको कोई सामान लेना हो, केवल हेल्पर हो, उसी से आप हेल्पिंग मानेंगे। यहाँ पर क्या, वही मालिक है, उसकी मर्जी होगी आपको देगा नहीं देगा। अगले में आ जाइए, 2 हेल्पर है भैया है ना, और एक मालिक तो मौजूद है, तो मालिक जब मौजूद है तो मेन वर्ब हो गया ये, और है वर्ब इन हेल्पर ही रहा। अब क्या है कि घर में मान लो मालिक नहीं और 2 हेल्पर हो, तो भैया उस समय कोई एक ही का वेट ज़्यादा होगा ना, तो वही मालिक होगा। तो ये सेकंड वाला लास्ट वाला जो है वो मालिक होगा है ना, और पहले वाला हेल्पर रहेगा। हालांकि होना चाहिए पहले वाला इस कहानी में, लेकिन नहीं, नया वाला नया पढ़ लिख के आया है, नई जानकारी है। जैसे न्यू जनरेशन को थोड़ा सा जो है मोबाइल वगैरह की जानकारी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ज़्यादा हिसाब किताब पर बैठाया जाता है। तो मान लो ये अब उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ और लेकिन लास्ट में कहता हूँ कि जैसे इसमें फिर से इसको देख लीजिए, हैव बीन जब दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो लास्ट वाला मेन वर्ब हुआ, इधर वाला ये हुआ। लेकिन जब प्रिंसिपल वर्ब हो तो वही मेन वर्ब होगा, और इधर जितना 1 2 3 सब रहे। तो इस पर रिलेटेड एक्चुअली क्या कि एडजेक्टिव का, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एडजेक्टिव का 1 दिन का और रह गया होमवर्क, तो वो कल रहेगा। उसके बाद हम लोग तब यही आपको छांटना रहेगा उसमें मेन वर्ब, वैसा एक्सरसाइज में से मैं दूंगा। चलिए अगला आप नेक्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, हम लोग कल पढ़ेंगे।
ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। जनरल सिलेबस यहीं पर समाप्त होता है। अब आज हम आप सबके लिए लेकर आए स्पेशली, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ 3 क्लासेस के चलते हैं, बिहार बोर्ड 11, बिहार बोर्ड 12 और CBSE 12। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के 11th के लिए। जैसा कि आपको याद होगा पिछले दिन मैंने द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पोएम दिया था, तो आज उसकी समरी है। समरी आपको याद भी करना, धीरे धीरे आदत लगाइए। 11 में ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ज़रूरी है, बट आदत अभी लगी रहेगी तो 12 में आसान होगा। इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा आपके होमवर्क में भी जाएगा अभी इस वीडियो के साथ ही, तो वहाँ से देख लेना। मैं एज़ यूजुअल इसकी रीडिंग करा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं इसके रीडिंग की ओर। कहता है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन एमिनेंट पोएट विलियम शेक्सपियर। ये तो 2 लाइन हमेशा रहता ही है। अब चलिए मैं धीरे धीरे पढ़ देता हूँ। दिस पोम इज़ अ सोनेट। इट अटेम्प्ट्स टू डिफाइन लव बाय टेलिंग बोथ what it is and is not. The poet says that love is not love if it finds changes in the loved one. It does not bend before the remover. It is like a guiding star or lighthouse to the lost ship even in storms. He further says that beauty fades in time, but love will survive till the doomsday. There is no effect of time on true love. It does not change with the passage of time. In the last stanza, he says that if his statement can be proved to be error, he must never have been written a word, and no man can ever been in love. ठीक है, तो इस प्रकार से ये रीडिंग है। बाकी आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैंने यहाँ नीचे वर्ड मीनिंग्स दे दिया है, तो इन पर आप विशेष रूप से ध्यान दे देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर वर्ड है, उसका उच्चारण है, उसकी मीनिंग भी है। तो इस प्रकार से फिर हमारा 2 दिन के बाद अगला आपका द चिमनी स्वीपर रहेगा विलियम ब्लेक के द्वारा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।